भारत में मिलने वाले साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट पुरस्कारों का, तो साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाले पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, एक हो गया साहित्य अकेडमी पुरस्कार। उसके बाद फिर हम देखेंगे सरस्वती सम्मान के बारे में, और हम पढ़ेंगे व्यास सम्मान के बारे में, और एक होगा बिहारी सम्मान। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बिहारी सम्मान किस भाषा के लिए दिया जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बिहारी सम्मान लिखा बिहारी शब्द है लेकिन दिया जाता है राजस्थानी भाषा के लिए। तो ये ऐसा है। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान, ये पांचों जो पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये जो 3 सम्मान है, इसका इनॉग्रेशन सन 1999 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था, इसकी स्थापना। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना सन 1954 में हमारी संस्कृति मंत्रालय के अधीन की गई, लेकिन उस समय इसको शुरू करने वाले व्यक्ति थे उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसकी स्थापना सन 1961 में साहू शांति प्रसाद जैन के नेतृत्व में हुआ है, और ये भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार के रूप में विख्यात है। तो शुरू करते हैं हम ज्ञानपीठ पुरस्कार से। लेकिन आपको एक चीज जानकारी होना चाहिए, संविधान के अनुसूची 8 में 22 मानक राजभाषाएं हैं, तो उस 22 भाषाओं के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। हम पढ़ते हैं अनुसूची 8। सबसे पहले तो अनुसूची 8 को देख लीजिए। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन है। जब संविधान बना था तो 14 भाषाएं थी और वर्तमान में ये 22 भाषाएं हैं। हालांकि हमारे भारत में 2011 की जनगणना को देखते हुए 1300 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, बोली जाती हैं, लेकिन संविधान में केवल और केवल इन 22 भाषाओं को ही मान्यता दिया गया है, और इन 22 भाषाओं का वर्णन है अनुसूची 8 में। जब संविधान बना था तो 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये 22 भाषाएं 14 से हुई कैसे? तो सबसे पहले संविधान में किसी भी चीज को जोड़ना है या संविधान से किसी भी शब्द को हटाना है या शब्दों को परिवर्तन करना है, तो तीनों चीज के लिए संसदों में संशोधन होता है, जिसको बोलते हैं संविधान संशोधन। तो संसद में होता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, क्योंकि हमने संसद शब्द का प्रयोग किया है। राज्यों में जो कानून बनाया जाता है उसे विधानमंडल कहा जाता है, जबकि केंद्र में जो सदन कानून बनाती है वो जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है उसे ही संसद कहते हैं। तो चलिए, 14 भाषाओं में से 22 भाषाओं होने का क्रम देखते हैं। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन होता है, और 21वां संविधान संशोधन का सन रहा 1967। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया, अर्थात एक भाषा जुड़ गया। उसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हुआ 1992 में। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? 21 और 71, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो 92 होगा, 92 होगा। इसमें 3 भाषाएं जुड़ती हैं 8वीं अनुसूची में, जिसे हम बोल सकते हैं नमक। न से होगा नेपाली, म से होगा मणिपुरी, और क से होगा कोकणी। उसके बाद फिर 92वां संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और यह होगा सन 2003 में। इसमें 4 भाषाएं जुड़ती हैं, जिसको हम बोलते हैं बोडो मैस। आप इसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। बो से होगा बोडो, जो कि असम के जनजातीय क्षेत्रों में बोला जाता है। डो से होगा डोगरी, मै से होगा मैथिली, और सा से होगा संथाली। तो 14 में जब आप 1, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 22। ये 22 भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो अब हम टोटल 22 भाषाओं का नाम भी देख लेते हैं। एक चीज मैं यही बता देता हूं, कभी कभी पूछा जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में अभी तक दी जा चुकी है और कितनी भाषाओं में अभी तक दिया जाना बाकी है।
तो आप जब तक इसको याद नहीं रखेंगे तब तक वो चीजें क्लियर नहीं होंगी। अगर ये चीजें अगर आपको याद हो गई तो चीजें एकदम स्पष्ट रहेंगी। चलिए देखते हैं। 22 भाषाओं का एक ट्रिक है, आप इस ट्रिक के माध्यम से 22 भाषाओं को याद रख सकते हैं। हम एक स्टोरी बनाएंगे, इस एक ट्रिक का स्टोरी बनाएंगे, फिर उस स्टोरी से इस ट्रिक को याद रखेंगे। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, कुछ पंक्तियां हैं, इसको लिख लेते हैं। पंक्तियां कुछ इस प्रकार का है। कसम से उर्दू संस्कृत कान से गुजरा, ढोंगी संत को थैली में कोकवा मणि मिला, कोक व मणि मिला, बाघ ने सीधे उड़ पंजा मारा, पंजा मारा, हिंदू बीड़ी की आस में तेल मल, बीड़ी की आस में तेल मल। इसमें से जितने भी एक एक शब्द होंगे, ने को छोड़कर सभी के सभी एक एक शब्द को आप साइलेंट मानना। जैसे ये हो गया, ये जो भी एक एक शब्द है, बस ये हमारी पंक्ति को, हमारे ट्रिक को कंप्लीट करने के इसको हमने जोड़ा था, लेकिन इसका कोई और शब्द नहीं निकलता है, कोई और भाषा नहीं निकलता है। बाकी हर एक शब्द से एक एक भाषा का नाम निकलेगा। जैसे देखिए, कसम से होगा काश्मीरी, और यह हो गया उर्दू, यहां संस्कृत, यह हो गया कन्नड़, कन्नड़ कानपुरी नहीं, गुजराती, डोगरी, संथाली, मैथिली, कोंकणी, महाराष्ट्र क्षेत्र में, महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, फिर मणिपुरी, उसके बाद तमिल, बांग्ला, बाग से बांग्ला, ने से नेपाली, सीधे से सिंधी, उड़िया, पंजाबी, उड़िया को अब उड़िया कहा जाता है 2011 से, पंजाबी, मराठी, मारा से मराठी, हिंदी, बोडो, असमिया, तेलुगु, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र की बोली, मलयालम, केरल की भाषा। तो इस प्रकार 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। पूछा जाएगा अब तक किन किन भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो हमने अभी अभी एक ट्रिक देखा था, 14 से 22 भाषा होने तक का एक सफर देखा था। इसमें से केवल कोंकणी में बस ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बाकी इन भाषाओं में अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। इनमें सब में मिल गया है, जो 14 भाषाएं जो संविधान निर्माण के समय थी उनमें ऑलरेडी मिल चुका है सारी भाषाओं में। और जो 15वां से लेकर 22वां होने तक का सफर तय किया जिन भाषाओं ने, उनमें से केवल और केवल कोंकणी को मिला है, बाकी को मिलना अभी बाकी है। अब हमारे पास 4 पुरस्कार थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान। तो सब में अलग अलग क्राइटेरिया है और सब में अलग अलग भाषाओं में, सबका पुरस्कार राशि भी अलग अलग है और सबका अलग अलग भाषाओं में, किसी में 22 भाषा, किसी में 23 भाषा, किसी में 24 भाषा के लिए दिया जाता है इसको। अब हमारे पास कुछ साहित्यिक पुरस्कार हैं, इसमें सब में अलग अलग संख्या में भाषाओं का, अलग अलग संख्या में, नहीं यार क्या बोलना चाहिए, अब बोलूंगा। अब हमारे पास कुछ साहित्यिक पुरस्कार हैं, किसी में
23 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है, किसी में 24 भाषाओं को देखा जाता है, किसी में 22 भाषाओं को देखा जाता है। तो हम वही देखते हैं। अभी अभी हमने 8वीं अनुसूची पढ़ा है। उस 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के साथ साथ में अंग्रेजी भाषा को और ऐड कर दो तो टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसी 22 भाषाओं में एक राजस्थानी भाषा हो गया और एक अंग्रेजी भाषा हो गया, इनको ऐड कर दोगे तो टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। सरस्वती सम्मान 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं के ही लेख के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान केवल और केवल हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है, जबकि बिहारी सम्मान भी केवल राजस्थानी भाषा के लिए दिया जाता है। तो इसे हमने देख लिया। अब हम एक एक पुरस्कार पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज हम केवल ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो मैं निरंतर ही करंट अफेयर पर अपनी वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो। ठीक है साथियों, चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के ऊपर चर्चा करते हैं। देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना सन 1961 में होती है और इसके संस्थापक रहे साहू शांति प्रसाद जैन जी। शांति प्रसाद जैन। तो साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने कुछ पुरस्कार वगैरह देने का विचार किया और इन्होंने उस समय के साहित्यकारों का एक मीटिंग रखा, फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना होती है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है यह 23 भाषाओं में दिया जाता है। 23 भाषा के साहित्यकारों को दिया जाता है। 22 भाषाएं जो 8th शेड्यूल में है, 8वीं अनुसूची में है, प्लस एक अंग्रेजी। अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है, लेकिन अंग्रेजी भाषा के ऊपर भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। जैसे भारत रत्न जब शुरू हुआ था तो मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, फिर बाद में उसको मरणोपरांत देने का सिलसिला जारी हो गया। लेकिन आज तक ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी भी साहित्यकार को मरणोपरांत नहीं दिया गया है। यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता और यह केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए बना हुआ है। ये भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। अगर कोई दूसरे देश का लेखक भारत में रह रहा है और भारत की नागरिकता ले लिया है तो वो भी भारतीय नागरिक कहलाएगा। भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो विजेता होते हैं उन्हें मां सरस्वती की वाग्देवी की प्रतिमा मिलती है और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, साथ ही 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ₹11 लाख की राशि प्रदान की जाती है। जब ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू हुआ था तो साहित्य, किसी एक साहित्य, अलग अलग भाषा में किसी एक साहित्य को देखा जाता था। उसके बाद फिर अब जैसे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हुई है, 58वें का पिछले साल हुआ था, तो अब पूरे जीवन काल में साहित्यिक रचनाओं के पीछे यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके बारे में और फैक्ट देख लेते। पेपर में अभी हम जो पॉइंट बता रहे हैं वहां से प्रश्न आ सकता है। जैसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को इन्हें यह पुरस्कार सन 1965 में प्राप्त हुआ है। हालांकि पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हो चुकी थी, लेकिन पहली बार दिया गया 1965 में मलयालम भाषा के लिए मिला है जी शंकर कुरूप को। उसके बाद फिर हम देखते हैं हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया सुमित्रा नंदन पंत जी को। सन 1968 में इनको दिया गया, इनकी रचना चिदंबरा के लिए। उसके बाद फिर पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया वे हैं आशापूर्णा देवी जी। और आशापूर्णा जी को बांग्ला भाषा की साहित्य के लिए दिया गया था यह पुरस्कार। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हम देखते हैं। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया है। दो व्यक्तित्व को दिया गया है। एक है गुलजार साहब जो कि उर्दू के साहित्यकार माने जाते हैं, इनको ऑस्कर अवार्ड भी दिया जा चुका है। और एक है राम भद्राचार्य जी, तो इन्हें मिला है, इन दोनों को मिला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गर्व की बात है कि पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य के
निवासी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है। तो साथियों, अब बात करते हैं 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार का। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है छत्तीसगढ़ के निवासी विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल के बारे में हम कुछ जानकारी देखते हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हमारी संस्कारधानी राजनांदगांव में हुआ था। तो छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, जिन्होंने अपना पूरा सर्वस्व जीवन लेख को दे दिया। इनकी बहुत सारी कविताएं हैं और उपन्यास हैं और साथ ही साथ कहानियां हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में देखते हैं कि इनका जन्म राजनांदगांव में हुआ और साथ ही साथ इनकी कुछ रचनाएं, पहले हम इनकी रचनाओं को देख लेते हैं और इनको और क्या क्या पुरस्कार मिल गया है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो विनोद कुमार शुक्ल जी की कविताएं जो आपको याद रखना होगा, लगभग जय हिंद इनकी पहली रचना है, जिसका रचना इन्होंने किया था सन 1971 को, लगभग जय हिंद। उसके बाद फिर वह आदमी चला गया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। फिर हम देखते हैं सब कुछ होना बचा रहेगा। कविता से लंबी कविता आकाश धरती को खटखटाता है, कभी के बाद अभी 50 कविताएं। ये इनकी पद्य रचना है, इनकी कविताएं हैं। फिर हम बात करते हैं उपन्यास का। उपन्यास एक काल्पनिक ग्रंथ होता है जिसमें जटिल पात्र होते हैं। ये उपन्यास हैं नौकर की कमीज। नौकर की कमीज, इस पर तो मणिकौल नामक डायरेक्टर ने मूवी भी बना रखा है। नौकर की कमीज पर मूवी बना है और मूवी बनाने वाले जो डायरेक्टर है वो है मणिकौल। यह मूवी बनी है 1999 को नौकर की कमीज पर। फिर खिलेगा तो देखेंगे, अगला उपन्यास है इनका दीवाल में एक खिड़की रहती थी। दीवाल में एक खिड़की रहती थी पर कि इस रचना पर इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार, और यह प्राप्त हुए इनको 1999 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी, एक चुप्पी जगह, यासी रासता, ये इनके उपन्यास हैं। और इनकी कहानी पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, एक कहानी, गोदाम, गमले में जंगल। विनोद कुमार शुक्ल केवल साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार तक सीमित नहीं रहे, ये इनको अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का पुरस्कार भी मिला है। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब हमारा राज्य बनता है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है 1 नवंबर सन 2000 को, सन 2001 में छत्तीसगढ़ अलंकरण की भी स्थापना होती है और साहित्य के क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार की स्थापना होती है और पहली सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार प्राप्त करता है सन 2001 में विनोद कुमार शुक्ल जी। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार प्राप्त करता है सन 2001 में। छत्तीसगढ़ का पहला साहित्य का पुरस्कार है सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार और प्रथम प्राप्त करता है विनोद कुमार शुक्ल जी। फिर उसके बाद फिर अमेरिका, पेन अमेरिका एक संस्थान है जो कि पूरी दुनिया में एक अच्छे साहित्यकारों को पुरस्कार प्रदान करती है, जिसे हम बोलेंगे पेन अमेरिका नोबाको साहित्य पुरस्कार। तो इनको 2023 में पेन अमेरिका नोबाको सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। पेन अमेरिका नोबाको पुरस्कार, यह मिला इनको 2023 में। और अभी कुछ दिनों पहले 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हुई जो कि 2024 के लिए दिया जाना है। उसमें नॉमिनेट हुए विनोद कुमार शुक्ल जी। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार छत्तीसगढ़ के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी को प्राप्त हुआ। और आप इस संस्थान पे किसी भी परीक्षाओं की तैयारी हेतु, जैसे CGPSC हो गया, व्यापम हो गया, छत्तीसगढ़ पुलिस, ASI भर्ती, सभी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। तो साथियों, आज की क्लास यहीं रखते हैं। अगले सेशन में हम बाकी बचे हुए साहित्य के सम्मान का बात करेंगे। और आपको अगर यह क्लास अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं अपना पॉजिटिव कमेंट करें, ताकि हम आगे भी कुछ इसी प्रकार की कक्षाएं लाते रहें। धन्यवाद साथियों। और साथ ही साथ आप फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेकर अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।